सभी साथियों को मेरी नमस्ते, हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। देखिए, आज जो हो रहा है और उस पर अगर आपने कड़ी नज़र नहीं रखी और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी तो आने वाले वक्त में आपके साथ बहुत घिनौनी हरकतें ये लोग कर सकते हैं। और ये एक बानगी है सिर्फ, यानी एक एग्जाम्पल है। एक शुरुआत में ये टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि इस देश के लोग कितने डरे हुए हैं, कितने समझदार हैं, चीज़ों पर कितने निगरानी रखते हैं, कैसे नपुंसक हैं या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े भी हो सकते हैं, या चुपचाप जिस प्रोपेगेंडा को सरकार फैलाना चाहेगी उसे फैला के वो कुछ भी कर सकती है। तो अभी जैसे आप लोगों ने सोचा कि कुछ दिन पहले कुछ उपचुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों में और वहाँ 5 रुपये मतलब पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल की कीमत में कमी कर दी, तो आप लोगों को लगा कि शायद ये सरकार बैकफुट पे आ गई है। तो आपको ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज मुझसे कोई कह रहा था, मेरा दोस्त, कि देखा अभी सरकार को अकल आ गई। मैंने उसे बोला, भैया 50 रुपये बढ़ाए हुए थे उसने, 50 रुपये बढ़ा करके अगर 5 रुपये कम कर रहे हैं तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, और ना ही जनता ने कोई बड़ा तीर मार लिया है कि इतनी बड़ी आलोचना करी है। जिस वक्त जब सीधा 30 रुपये बढ़ाए थे, जब आपको पता भी नहीं चला था कि क्रूड ऑयल के तेल, जो आपका कच्चा तेल है, उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी नीचे चली गई कि आपका पास डीजल आपको 20 रुपये 30 रुपये मिल सकता था। उसी वक्त इन्होंने एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो रेट पे फर्क ही ना पड़े। तो 65 रुपये से जहाँ 20-30 रुपये मिल सकता था, वहाँ सीधा सीधा आपको वही दर देनी पड़ी, और पता भी नहीं चला कि कैसे 30 रुपये बढ़े और आपकी जेब को मतलब धीरे 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 करके। तो पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर सरकार के हाथ में दाम कम करना नहीं है तो सरकार के हाथ में दाम बढ़ाना भी नहीं है। और अगर सरकार ने ये घटाए हैं, अगर ये एक्साइज ड्यूटी कम करके, तो और ड्यूटी भी उसे कम करनी चाहिए। तो ये बात आपको सरकारों से पूछनी चाहिए, लगातार पूछते रहना चाहिए, और जहां भी बैठे वहां चर्चा करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैंने बहुत बार लोगों को टोका है इस बारे में कि आप लोग इनके जाल में फंस रहे हो। आरएसएस ने अपने जो मैं उनको शाखांडू बोलता हूँ, वो हर गली में इन्होंने अपने बनाने शुरू किए थे जिस वक्त इनका राज आया था। और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में इनके जाल में फंस भी गए थे और उन्होंने शाखा ज्वाइन भी कर ली थी। लेकिन जिसमें भी थोड़ी बहुत अक्ल थी और पता लग गया, समाज के अंदर थोड़ी बहुत रेपुटेशन थी, वो आदमी इनको बहुत जल्दी छोड़ के चला गया और अपने रास्ते लगा कि नहीं भाई, तुम्हारे जैसे नीच आदमियों के साथ खानदानी आदमियों का तो निर्वाह नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहचान तो बना ही ली, लोगों में तो जा ही सकते हैं। तो इस दौरान ये अपना प्रोपेगेंडा लगातार चलाते रहे। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, कहीं पर आप बैठे हुए होंगे तो शाखा का जो भी आदमी होगा या संघ का कोई आदमी होगा, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से कोई भी होगा, वो आदमी सरकार के पक्ष में अगर बोल रहा होगा तो वो क्या बोलेगा? लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोग तो अब भी इनको पसंद कर रहे हैं, लोग तो ये कर रहे हैं, लोग तो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से तुच्छ नीच असामाजिक लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। तो एक तो उनको करेक्ट करो, उसी टाइम ठीक करो। लोग नहीं, कुछ गधे या कुछ लोग हम ये कह सकते हैं, जो या कुछ पिट्ठू सरकार के, या कुछ दलाल, या कुछ वाहियात लोग, या कुछ आदमखोर, या कुछ तड़ीपार, या कुछ गुंडे, कुछ बलात्कारी, सिर्फ वो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सपोर्ट कर रहे हैं। इंसान जो होगा वो नहीं करेगा, उसे मालूम है कि ये नरसंहार करने वाले लोग हैं। इसलिए ये सोच करके चलिएगा आप कि कोई भी खानदानी आदमी इनको सपोर्ट नहीं कर सकता। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई गोबर खाए तो 100 बार खाए, वो बात अलग है। और ये राजनीतिक गलियारों में कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है। ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
लेकिन फिलहाल के लिए एक मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं जो ऐसा करते हैं। वो चंद लोग कैसे हैं भाई? 2009 में भाजपा को 24% वोट मिले, तो इसका मतलब 24% लोग तो भाजपा के लिए पहले से ही तैयार थे वोट करने के लिए। और 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ 31% वोट मिले। तो इसका मतलब ये समझिए कि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाने के बाद भी केवल 7% लोग ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी के लिए एक्स्ट्रा आए थे। तो इसलिए ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि इस खेल में हमें नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो वो कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं। अगर आज भी हम ये मानकर चलें कि 39% वोट शेयर इनका रहा हो, जो कि पुलवामा करने के बाद भी, ईवीएम में घोटाला करने के बाद भी, सारे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने के बाद भी, सबको डरा करके, वोट खरीद करके, सारे अनैतिक हथकंडे अपनाने के बाद भी अगर इनका सिर्फ 39% वोट शेयर हुआ हो, तो भी आपको यह समझना पड़ेगा कि 61% लोग तो फिर भी इनके खिलाफ थे। आज सिचुएशन ये है कि जो भक्त बने हुए हैं, जो कट्टर बने हुए हैं अपने आप में, जो कुछ भी गंद बकते रहते हैं, उन लोगों को भी अगर मैं ये पूछता हूं कि क्या तुम अपने बच्चों को ये अमृत प्याला पिलाओगे, तो वो साफ मना कर रहे हैं कि बच्चों का नंबर आएगा तो इनकी खाल उधेड़ लेंगे, इनको पकड़ पकड़ के ठोकेंगे। तो बच्चों के केस में सबको मालूम हो रहा है कि दूसरी वेव में जो अस्पतालों में गए, सरकारी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में उनका नंबर लगा, उनके प्रस्थान हुए। दूसरा, गलत दवाइयां देकर के उनका प्रस्थान करवाया गया। तीसरा, 5G के साथ करवाया गया, जिसको उन्होंने दूसरी वेव कहा था। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनसे पूछो जिनके आदमी मरे, तो आपको ये बताना होगा कि उनसे पूछो कि उनके आदमी क्यों मारे, ये सरकार से पूछो। ICMR ने वो प्रोटोकॉल वापस क्यों लिया? जब जमुना में लाशें तैर रही थी उस वक्त ICMR ने वो प्रोटोकॉल वापस क्यों लिया दवाइयों वाला? वो दवाइयां क्यों दी गई? क्यों ये जितने भी आज के टाइम में आपको टीके लग रहे हैं, जिसको ये एक महामारी का टीका बोल रहे हैं, वो सारे के सारे टीके इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज्ड हैं। उनकी ऑथराइजेशन इमरजेंसी यूज है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर इमरजेंसी यूज कैसे हो रहा है, ये समझने वाली बात होगी। इंदौर की एक खबर आई है अभी अभी कि वहां पर IMA ने ये निर्देश दिया है वहां के अस्पतालों को कि कोई भी आदमी किसी भी बीमारी का आए, सबसे पहले ये चेक करो उसने वो अमृत प्याला पिया है कि नहीं पिया है, और फिर उसको जबरदस्ती ठोको। अगर वो नहीं ले रहा है तो उसको जबरदस्ती करो। हम इसका विरोध करते हैं और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस बात को। और आप अपने आसपास में खड़े हो जाइए, अपने डॉक्टर्स को पूछिए, नहीं तो ये आपको ठोकेंगे। आज इन्होंने आपकी एक सर्विस बंद करी है इस सर्टिफिकेट को दिखाने के नाम पे, कल को ये आपकी सारी सर्विसेज बंद कर सकते हैं। सरकारों को पेंडेमिक का नाम लेकर के और युद्ध का ना सहारा लेकर के एक्स्ट्रा ताकतें नहीं देनी होती हैं। सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है तो सरकारों से सवाल पूछना होता है, लगातार पूछना होता है। किसी भी कीमत पर सरकारों को इस तरह से खुले सांड की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। और खास तौर पे अगर आपके कोई फेवरेट प्रधानमंत्री है तब तो आपको और ज्यादा सवाल पूछने पड़ेंगे, तब तो और ज्यादा पूछना पड़ेगा। तो ये आपको इसलिए अपने अधिकारों के बारे में आप थोड़ा सचेत रहिए और इनके जाल में मत फंसिए। कोई भी अधिकारी जबरदस्ती कर रहा है तो खड़े हो जाइए सारे के सारे। ये एक मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आपको। दूसरा, अफवाहों के दौर में लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ये बहुत जरूरी होता है सरकार के लिए, क्योंकि पब्लिक की कंसेंट के बिना सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब सरकार ये देखती है कि लोग बेवकूफों की तरह चुपचाप अनुसरण कर रहे हैं और वो टीवी को लगातार देखे जा रहे हैं, तो सरकार अपना प्रोपेगेंडा उनके अंदर, उनके दिमाग में घुसा देती है। वो, इनके पास इतना बड़ा तंत्र है, इनके पास इतनी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा कैलकुलेशन एल्गोरिदम है, इनके पास सब कुछ है कि आप कौन सा चैनल कितनी देर देखते हो, किस घर में केबल के कितने कनेक्शंस हैं, इनके पास सारी जानकारी है। तो आप जो चैनल देखते हो जितनी देर, आपके दिमाग में बस 10-10 सेकंड की वो एडवर्टीजमेंट ही तो डालनी है, बस जो इन्होंने डालना होता है। तो आने वाले वक्त में अगर RFID के लिए, अगर डिजिटल करेंसी के लिए, अगर सब कुछ डिजिटलाइजेशन करने के लिए आपके पास एडवर्टाइजमेंट आने लगे और आपको ये बताएं कि कितना सेफ है आपके बच्चों में RFID डालना,
कितना सेफ है आपके सारे के सारे अकाउंट्स और सारी डिटेल आपके साथ, आपके हाथ में यहां पर एक RFID डाल के चिप के अंदर रखना। तो अगर ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट आने दिखाई देने लगे आपको, एडवर्टीजमेंट्स जो टीवी के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी टीवी चैनल्स के ऊपर अगर इनकी एडवर्टीजमेंट नजर आने लगे, तो समझिएगा सरकार अपना प्रोपेगेंडा आपको परोस रही है और आप उसमें फंस रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो इनका एंड गेम है, इनका एंड गेम है आपको इनके ऊपर डिपेंडेंट कर देना। भाई देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, 3 अक्टूबर 2021 से लेकर के आज नवंबर की 8 तारीख हो गई है, तो सवा महीना होने को है। सवा महीने में सबसे पहले नई दुनिया करके एक पोर्टल है, वेब पोर्टल, उस पर उन्होंने एक खबर चलाई। उससे पहले हम कह रहे थे कि फूड क्राइसिस आएगा, उससे पहले एनर्जी क्राइसिस आएगा। तो एनर्जी क्राइसिस में जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वो कोयले से चलते हैं, तो इन्होंने 3 तारीख को कहा कि कोयला खत्म होने वाला है और हमारे 72 जो पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर कोयला खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। हमने उससे पहले बोल दिया था और बहुत से लोगों ने पहले बोल दिया था, तो सरकार को यह लगा कि इनको हमारे प्रोपेगेंडा का पता चल गया है। तो अगले उससे एक दिन पहले 2 अक्टूबर को चाइना के अंदर क्राइसिस आ रहा है, ये खबर आई थी NBT में। देखिए कमाल की बात है, 2 तारीख को आती है नवभारत टाइम्स के अंदर कि चाइना में क्राइसिस चल रहा है और वहां इमरजेंसी के हालात हैं। 3 तारीख को आती है भारत में कि भारत में भी कोयला खत्म हो रहा है और 72 जो पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर खतरा आ रहा है। अभी तक भी उन्होंने वो खतरा जो है वो मतलब टल चुका है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पार्लियामेंट के एक सांसद ने एक सवाल के जवाब में कहा था, भारत के पास 500 साल का कोयला भंडार अभी है हमारे पास। तो अडानी ने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 6000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और वहां पर 6000 करोड़ रुपए में कोयले की खदान ली थी, वो खदान इंपोर्ट करनी थी, इसीलिए हमारे कोयले के भंडारों में इन्होंने आग लगा दी और कोयले का क्राइसिस दबाया। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा खेल आपको कंबाइन एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि ये क्या कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर रखिए और बोलिए, उस खिलाफत करिए। आप इनकी पीस पार्टी से भी संबंध रखते हो तो भी बोलिए, क्योंकि बच्चों का, आपका भी भविष्य, आपके बच्चों का भी भविष्य खतरे में है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किसी का बोलना। सरकार चलाना एक अलग चीज होती है, लेकिन आपकी नीयत जो दिखाई दे रही है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। अगर आप ये कह रहे हो कि क्राइसिस होने वाला है, अगर आप ये कह रहे हो कि प्रदूषण एक समस्या है, तो आप पेड़ काटने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप इमरजेंसी के जैसे हालात पेड़ों के लिए क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? क्यों नई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए बाबा रामदेव को 11,000 एकड़ जमीन दे दी थी छत्तीसगढ़ के अंदर? क्यों अडानी के नाम पे पूरे जंगल के जंगल खाली कराने के आदेश पारित हो रहे हैं? क्यों आदिवासियों को उजाड़ने के लिए उनके ऊपर टीकों का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? ये समझने की बात होगी। तो आप जंगलों को क्यों खत्म करने जा रहे हो? ये सवाल पूछने होंगे सरकारों से, नहीं तो ये तो सिर पे चढ़ के बोलेंगे। तो आपको देखना होगा, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज को ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप अपने इन बच्चों को जब आप टीके नहीं ठोकेंगे तो आप इनको क्लास नहीं लगाने देंगे। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आप कलेक्टर्स को चिट्ठियां क्यों नहीं दे रहे हो? डाटा, मसूदपुर और कुछ गांव ने चिट्ठी लिख के बकायदा दे दी है वहां पर कि हमारे को नहीं चाहिए, गांव गांव जाकर के कोई नहीं आ जाएगा, और उन गांव में आना बंद हो गया है डॉक्टर्स का और ये टीके लगाने वालों का। लेकिन IMA ने इधर से डॉक्टर्स को दे दिया है, घर घर जाकर के जो प्लान बना रहे हैं। तो आप लोग इकट्ठे होकर के इसका विरोध कीजिए। आज के टाइम पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है समाज के अंदर, और अगर आप के आसपास अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो आप मुझे बताइए कि कोई नहीं हुआ। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मेरे सर्कल में तो नहीं है एटलीस्ट जितने लोग भी, और मेरे पास तो रोजाना मतलब सैकड़ों की मतलब तादाद में ऐसी कॉल्स या मैसेजेस आते हैं जहां वो मुझे ये बताते हैं कि हमारे मामा के, हमारे फूफी के, हमारे बुआ के, हमारे चाचा के, हमारे दादा, हमारे पड़ोस के, या हमारे कुलीग, या हमारे साथ में किसी ना किसी को हार्ट अटैक, किसी ना किसी को कैंसर, मतलब ऐसे भी एक नया इन्होंने क्या किया है, जो इनके अंदर जो ये टीकों के अंदर जो मटेरियल है, स्पाइक प्रोटीन्स जो बन रहे हैं, ये आपको सीधा डायरेक्ट कैंसर की 4थी स्टेज में लेके आ रहे हैं। तो जिसने 6 महीने पहले लिया था उनको 2-2, 3-3 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट होने लगे हैं, और बड़ी दूसरी, तीसरी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होने लगे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि इनका जो प्रोपेगेंडा है वो बड़े लेवल पर बढ़ रहा है और आप इसमें फंसते जा रहे हो।
एक कलाकार मुझे मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे, उसने मैसेज किया अभी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि फिर तो सिर्फ तुम लोग बचोगे जिन्होंने नहीं लिया है। आप बता रहे हो कि जैसे मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि जिन्होंने 2-2 डोज ले रखी है वो उनके प्रस्थान का नंबर आने वाला है, तो सभी का तो नहीं आने वाला है ना। जितने प्रतिशत लोग उसको नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो आने भी बाकी हैं। 2-2 साल में क्या क्या असर होगा कुछ नहीं पता है किसी को, क्योंकि ये जो सामान था, जो ये मटेरियल था, ये इस बीमारी के आने से पहले तैयार था। महामारी बाद में आई है। आपकी टेस्टिंग किट 2017 में खरीदी जा चुकी है। आपके ये जो मार्च 2020 में तो आदर पूनावाला ने बोल दिया था कि मेरे पास 5 करोड़ डोज तैयार हैं। भाई मार्च 22 को तो लॉकडाउन लगाया, उससे पहले उसके पास 5 करोड़ डोज तैयार थी, तो हम इनको मालूम है कि इनको शरीर में क्या डालना है। तो ये पॉइंट समझने का है आप लोगों के लिए कि आप इनसे पूछेंगे नहीं तो ये लोग आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपके बैंक अकाउंट्स अगर ये सीज करने लग गए, अगर ये कहने लगे कि पहले वो दिखाओ सर्टिफिकेट तब आपका बैंक अकाउंट एक्सेस करने देंगे, तो ये तो संविधान की अवहेलना है सीधे सीधे। तो इमरजेंसी में भी सरकारों को एक्स्ट्रा ताकत नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको समझनी होगी और इन लोगों को बताइए आप लोग। फिर पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी फूड क्राइसिस आ रहा है। चाइना ने भी अपने लोगों को ये बोला था कि आप लोग अपनी इमरजेंसी के लिए सामान खरीद के रखिए खाने का, तो वहाँ भी सारे स्टोर्स खाली हो गए, ऐसे अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे यहाँ से करोड़ों मजदूर पैदल जा रहे थे, जब उनके कंधे पर उनके बच्चों ने दम तोड़ा था। तो ये इलेक्शंस में ये साबित करना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने सोचा कि इधर हमारे इलाहाबाद के अंदर चुनाव के बाद ये दिखाना चाह रहे थे कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। ये बिहार में ये दिखाना, बिहार के चुनाव से पहले ये सारा लोगों के साथ ऐसा करके ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो मजदूरों का पलायन था इसका कोई असर नहीं हुआ है। जो यूपी के अंदर जो करने जा रहे हैं, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। ये कुछ भी दिखाते रहें, आपको अपनी फाइट करते रहना पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, ये बहुत डरे हुए बुजदिल एकदम डरपोक लोग हैं। डरपोक लोग ही तो सामना नहीं कर सकते हैं ना सवालों का। आप देखिए आज तक एक भी सवाल का सामना किया हो खुद प्रधानमंत्री ने। ये बहुत डरे हुए लोग हैं, इनसे एक सवाल काम का पूछ लेंगे तो इनकी घी बन जाएगी। इन्होंने इसलिए तो गधों को मतलब बिठा रखा है। यही काम केजरीवाल कर रहा है, यही राहुल गांधी कर रहा है कि अकल वाले लोग जब आकर के सवाल पूछते हैं तो भाग लेते हैं ये लोग दुम दबा करके। तो पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे अधिकारों को ये लोग रौंद रहे हैं, तुम्हारे ही दिए हुए पैसे से ये ऐश कर रहे हैं। हमने अपनी ताकत इनके हाथ में पकड़ा दी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मैं मानता हूं कि लोगों को समझना होगा और आगे आकर के बोलना होगा। फिर ये कह रहे हैं जल संकट, उसके लिए तुम स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हो? लोगों को, किसानों को मतलब ये कह रहे हैं किसानों को कनेक्शन नहीं देंगे, बाकी इंडस्ट्रीज कितना ही पानी खराब करें, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाएं, वो वाटर हार्वेस्टिंग ना करें, चाहे जितना मर्जी रेन वाटर खराब हो जाए उसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए आपका कोई प्रयास नहीं है। लेकिन युद्ध कहेंगे कि पानी पे युद्ध लड़ा जाएगा, जैसे जैविक युद्ध लड़ा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि चाइना ने ये किया है। नहीं नहीं भैया, प्रधानमंत्री इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रॉकफेलर जो फाउंडेशन है, बिल गेट्स की फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन जिसको कहते हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, वेलकम ट्रस्ट है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये आपको पता लगनी चाहिए कि एलन मस्क का क्या रोल है, न्यूरालिंक का क्या रोल है, RFID का क्या काम है। ये धीरे धीरे इस पूरी इस लिक्विड के अंदर क्या है जो आपकी बॉडी में ये इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको जानकारियां रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप अपने बच्चों को अनजाने में मतलब मौत के मुंह में डालने वाले हो। तो आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे क्या आने वाले वक्त में? तो ये मुझे नहीं लगता कि आप इसके लिए इतने सीरियस है, क्योंकि आपको लग रहा है कि स्कूल कॉलेज बंद करके ये अच्छा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मुझे इस बात की चिंता होती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो फूड क्राइसिस अगर आपको लग रहा है पूरी दुनिया में आने वाला है, तो फिर ऐसा क्यों है कि सरकार के पास भंडारण नहीं है? भाई हमारे देश के पास 250 लाख मीट्रिक टन अनाज परमानेंट रहता होता था 2014 से पहले। 14 से लेकर 2021 तक इन्होंने किसानों का
पूरा का पूरा अनाज भी नहीं खरीदा, जिसके कारण भारत के पास इस वक्त सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा हुआ है। यानी फूड क्राइसिस आएगा नहीं, ये लेकर के आएंगे। तो आप अगर ये मानकर चल रहे हो कि फूड क्राइसिस आएगा और उसका कारण जनसंख्या है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश के पास इतने किसान हैं जो हमको खिला सकते हैं बैठे बैठे, और भारत में कभी भी फूड क्राइसिस नहीं आ सकता, भारत में कभी एनर्जी क्राइसिस नहीं आ सकता। हिमाचल बहुत बिजली बनाता है, कोयले के 500 साल के भंडार हैं हमारे पास, पानी का क्राइसिस कभी नहीं आ सकता। हिमालय के पास बहुत पानी है, वहां से आ जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी हमारे पास जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि समंदर के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है। तो ये क्राइसिस आएंगे नहीं, ये क्राइसिस लाए जाएंगे। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये आप समझ के चलिए कि आपको जाल में फंसाया जा रहा है मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू और इनके थ्रू। तो चैनल्स के मालिक सारे के सारे बड़े बड़े लोग हैं, आपको ये समझना होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता दूं कि एडवर्टीजमेंट तो सारा का सारा जो एडवर्टाइजमेंट देगा उसके गुणगान गाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, एलोपैथी की और आयुर्वेदा के बीच में एक जंग छिड़ी, बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में एक युद्ध हुआ बातचीत का, लोगों ने बड़ा चटकारे ले लेके वो युद्ध देखा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, उस पूरे युद्ध का स्पॉन्सर जो था वो पतंजलि था। तो बाबा रामदेव जिस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहा है, पैसे दे रखे हैं, तो किसके फेवर में जाएगा आप समझ सकते हैं। तो ये कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है, और लोगों को लग रहा है सच्ची का युद्ध है, लोगों को लग रहा है वो सच की लड़ाई है। जैसे आपको नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अलग अलग नजर आते होंगे ना, आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला और ये कुलदीप बिश्नोई और ये खट्टर अलग अलग नजर आते होंगे ना, तो उसी तरह से आपको ये अलग नजर आते हैं। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनका एक ही काम है ऊपर बैठ के मलाई खाना, वहां बैठ के ये इकट्ठे बैठते हैं। इनकी रिश्तेदारियां आप देख लीजिए जिस तरीके से हैं, एक पार्टी का आदमी है यहाँ आईएनएलडी का बंदा, उधर कांग्रेस, राजस्थान में जिनकी रिश्तेदारियां तो कांग्रेस वालों में है, और मध्य प्रदेश में जिनकी रिश्तेदारियां वहाँ बीजेपी वालों में है। तो हर पार्टी के अंदर घुसने का इनके पास रास्ता है, बट हमारे लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा। अब एसएल ग्रुप का जो मालिक है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उसका पूरा जी नेटवर्क है, न्यूज़ 18 रिलायंस का है, मनी कंट्रोल रिलायंस का, सीएनबीसी, ईटीवी, फॉर्ब्स, ओवरड्राइव जो मैगजीन है, फर्स्ट पोस्ट, ये सब रिलायंस के हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे चैनल पे पहले एक छोटे चैनल या छोटी मैगजीन के ऊपर एक खबर चलाएंगे, उससे लोगों की प्रतिक्रिया देखेंगे। अगर दिखा कि लोग बुजदिल हैं, गधे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो बड़े चैनल पे आ जाएगी वो खबर। अगर देखा कि पब्लिक के अंदर रिजिलियंस आई है, पब्लिक मतलब खिलाफत हो रही है, तो आगे नहीं आएगा वो खबर, वो थोड़ी फैलेगी। तो ये समझने वाली बात होती है जहां आपको समझना पड़ेगा। रिपब्लिक टीवी का जो मालिक है राजीव चंद्रशेखर, वो राज्यसभा का, पार्लियामेंट का मेंबर था, राज्यसभा का, इंडिपेंडेंट था लेकिन बीजेपी सपोर्टेड था। बाद में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 2018 में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एशिया नेट न्यूज़ का पैसा उसने वहां लगाया था। यानी बीजेपी का आदमी अगर न्यूज़ चैनल बनाएगा तो वो किसके फेवर में जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। जो रिपब्लिक टीवी है, जो पूछता है थूकता है भारत जिसके ऊपर। तो नोटबंदी जिस तरह से हुई थी, लोगों का पहले कंसेंट लिया कि हाँ भाई जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, चिप लगने वाली बात भी हुई थी। आज नोटबंदी की बरसी है, 2016 में हुई थी, तो आज 5वीं बरसी है, और 5 सालों में नोटबंदी की बदौलत देश बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इतना बेशर्म आदमी है कि अब लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो उससे माफ़ी मांगने के लिए बोले ही कम से कम। धोखा दिवस के रूप में दुनिया मना रही है, भारत पूरा मना रहा है इसको। तो ये समझना पड़ेगा, जो उस वक्त इंदिरा गांधी कर रही थी वही आज ये कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी गलत किया था इमरजेंसी इम्पोज करके, और इस टाइम पे नरेंद्र मोदी भी गलत कर रहा है। हम लोग इसमें नहीं होंगे, हम खड़े होंगे। जो लोग साथ आएंगे वो अपना बताते जाइए, क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे साथ देने वाले, लेकिन जिस दिन मीटिंग कॉल करते हैं वहाँ पर फिर कोई नहीं पहुँचता है। ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आपको सब कुछ छोड़कर भी पहुंचना पड़ेगा। तो भी हम अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं इस खेल के अंदर, इस लड़ाई के अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब ये कुछ छोटी लड़ाई है या कोई ऐसे ही सरकार के लोगों से लड़ाई है। दुनिया के सबसे बड़े घाघ मगरमच्छों से लड़ाई है,
और सभी तरह के दिमागों के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लोग कभी प्रॉब्लम नहीं होते। लोग एक दूसरे के साथ अगर प्यार से रह रहे हैं तो लोग हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। असल में हम मिलके सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये बार बार यकीन दिलाया जा रहा है कि आप लोग खतरे में हैं, या तो आपका धर्म खतरे में है, या आपके भविष्य खतरे में है, या आपका पानी खतरे में है, या आपकी ज़मीन खतरे में है, और इससे ताकि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार खुद सरकारों को अपने हाथ से सौंप दें। तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो मीडिया जो है वो बेसिकली आपको जैसे हम जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर करके, नोटिस भेज के और मतलब भाई ये तो वो होता है डिफेमेशन केस करके, तो डराया जाता है, या फिर पब्लिक के अंदर एक डर का माहौल पैदा किया जाता है कि ये लोग गलत हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम ये लड़ाई को मतलब इकट्ठे होकर के कैसे लड़ें। मीडिया का जितना हो सके उतना बहिष्कार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के थ्रू और चैनल्स के थ्रू और आपके मोबाइल के थ्रू आपका दिमाग, आपका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। आपकी एक एक स्टेप के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अगर हो सके तो आने वाले वक्त में हम अपने आसपास रेडिएशन फ्री जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां एक भी टावर ना हो, जहां किसी मोबाइल की नेटवर्क ही ना हो। ऐसे गांव बनाने का, जैसे मैं अपने गांव में अभी शुरू करने का प्लान कर रहा हूं कि हम अपने गांव की एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बना दें। तो गांव में हम मोबाइल ही ना चलाएं, जितना भी हो हमारा वाईफाई के हॉटस्पॉट हम लोग लगाएं, सिर्फ ब्रॉडबैंड ही हमारे गांव में चले, और जितने भी यूथ है उसका एक्चुअल दिमाग का इस्तेमाल हम कर सकें अपने समाज के लिए। तो हमने 14 तारीख को इसलिए मेरे गांव फफड़ाना में एक मीटिंग भी रखी है। तो छोटी सी मीटिंग के बाद हम पूरे गांव में डोर टू डोर जाके लोगों को समझाएंगे, उसमें बैनर्स, पोस्टर्स, इस फर्जी महामारी की पूरी पोल खोलेंगे हम लोग, हम उसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे। तो आप लोग अपने अपने गांव के अंदर इस तरह की मुहिम शुरू कर सकते हैं। 14 को क्या होगा वहां आप आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको लाइव वगैरह नहीं चलाते हैं हम जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो ऐसा लगता है जैसे लोग सुनने के किसी के पास वक्त नहीं है लाइव वगैरह, फोटो वीडियोस वगैरह ना। वो कहते हैं आप छोटी वीडियो डाला करो, फिर आवाज़ नहीं जाती है, साउंड अच्छी नहीं होती तो सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो आप वहाँ आ करके देख सकते हैं जहाँ भी प्रोग्राम हो इस टाइप के। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितना हो सके आप लोग इकट्ठे होइए और जानकारी इकट्ठी रखिए। मेरा ये मकसद था कि आज अफवाहों के इस दौर में सरकारों को क्या करना चाहिए और सरकारें क्या कर रही हैं, और आपको बोलना चाहिए और आप नहीं बोल रहे हैं, तो आपको ये बताता रहूं, आपको ये एहसास दिलाता रहूं कि आपको बोलना है, आपको बोलना है, आपको लिखना है। अपने पड़ोस के लोगों को जगाइए, अपने आसपास लोगों को जगाइए, उन लोगों की पहचान कीजिए जो समझते हैं कि ये महामारी फर्जी थी, और उनके नंबर नोट करके रखिए। अगर कल को ये कम्युनिकेशन को ही ख़त्म कर दें तो आपको क्या करना है इसका भी इंतज़ाम करना होगा। कल को ये पैसे को अगर ख़त्म कर देते हैं, कल को बैंक अगर बंद कर देते हैं, तो आपको को एग्जिस्टेंस को कैसे मजबूत करना है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है। तो मानवता को बचाने की इस लड़ाई में आप जितना हो सके एक दूसरे का साथ दीजिए। और जो सरकारों आप अपनी 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 पहचान आपको खोनी पड़ेगी। मतलब जैसे मैं अपने किसी संस्थान या अपने किसी संगठन का मैं नाम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। उसका कारण है कि हम संगठन रहित होकर के अगर एक संगठन तैयार करेंगे तो कुछ बात बनेगी, चाहे जिसका कोई नाम भी ना हो, चाहे जिसका कोई पद भी ना हो, बस जहाँ जिम्मेदारियाँ हों जिन्हें वो काम करने हो। तो इस तरह से कुछ अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उस कोशिश में लगे हैं। पूरे भारत से लोग साथ आ भी रहे हैं, बहुत लोग साथ आ रहे हैं। अपने अपने एरियाज़ में लोगों ने कलेक्टर को चिट्ठियां लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट को मेल लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को मेल लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को मेल लिख रहे हैं, इनके इस फ्रॉड का पर्दाफाश कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि तुम्हारा फ्रॉड है ये पता है। आज मैं एक स्टोर में जा रहा था तो वहाँ वो गेट पे खड़ा था, बोला जी बाबूजी मास्क लगा लो अंदर जाने से पहले। मैंने कहा भाई हम नहीं लगाते हैं। बोले जी अंदर जा नहीं सकते हो। तो मैं कहा यहाँ बवाल कर दूंगा, मैं बकवास कर रहा है। मैंने यहाँ पुलिस वालों के सामने नहीं लगाया है, मैंने आज तक मास्क, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठूंगा, मैं सड़क पे प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन मुंह नहीं ढकूंगा मैं अपना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो पंगा हो जाएगा तो वो फिर भाग के और मतलब उन्होंने कहा ठीक है रहने दो कोई नहीं, आज दो। तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर इतने बेवकूफ़ लोग हैं जो मतलब वो अपना मुंह ढके हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही ले रहे हो। और ऐसे कुछ लोग तो मैंने शहर में, खास तौर पे दिल्ली में तो ऐसे बुज़दिल लोग देखे जो अपने बच्चों को भी लगा के रखते हैं। मेट्रो में आप देखिए कितना
मतलब ऐसा बेवकूफ़ाना सीन होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर भी हम लोग एक मतलब वो करें, मूवमेंट रन करें कि जिसमें इनकी पोल खोलें और इसके खिलाफ खड़े हों। मेट्रो के अंदर कोई प्रदर्शन करें, कोई मैं तो रैली करने की सोच रहा हूँ, मेट्रो में ही लेके अपना वो मतलब बोर्ड से, और घूम जाएंगे आगे से लेकर पीछे तक कि तुम लोग जो बुजदिलों की तरह ये मास्क लगा के रखे हो, ये तुम्हारे को मारने का षड्यंत्र है, इससे बचो जितना हो सके। और ये जो जबरदस्ती जो ये कर रहे हैं और जितने डेस्परेट हो करके ये एक फर्जी महामारी के पीछे लगे हुए हैं, ये संदेह पैदा नहीं करता है आपके दिमाग में? और संदेह पैदा करता है तो आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप सरकारों को इतने आप सरकारों को आदेश दीजिए, क्योंकि मालिक आप हो, सरकारें नौकर हैं। तो आपको आदेश देना है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आवाज़ उठाएं अपने बच्चों के लिए, नहीं तो ये आपके सर पे चढ़ के बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा लेते हुए मैं आज की जो बातचीत है इसको यहीं अंत करूँगा। आप लोग अपने आसपास लोगों को जगाते रहिए और बताते रहिए किसी बात पर। अगर कोई खबर आती है तो मैं आपको किसी भी तरह से वीडियो के माध्यम से बताता ही रहूँगा और आता ही रहूँगा। मैं बताता रहता हूँ कि अब हमें क्या करना है। हम तो ग्राउंड पे काम कर ही रहे हैं, आपको भी बहुत युद्ध स्तर पे काम करना होगा अपने आसपास लोगों को बताने के लिए। शुरू में आपको पागल कहेंगे, मुझे भी कहा था लोगों ने, जब नौकरी छोड़ी तब भी कहा था, जब मैंने ये काम शुरू किया तब भी कहा था, फिर जब मैंने इसको प्लैंडेमिक कहा तब भी कहा था, जब मैंने कहा कि ये सारा पूरा फ्रॉड है गेम तब भी कहा था। कहा इन्होंने, लेकिन मैं नहीं माना। अब जिनके घरों से लोग जाने लगे हैं, अब जिनको मतलब 18-18 साल के बच्चों को अभी ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई। अभी मेरा मैं फेसबुक पे देख रहा था, हिसार का एक बच्चा जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, जो इतना हेल्दी खाना खाने वाला, लेकिन उन बेचारों ने आर्मी का पेपर नहीं देने देंगे इसलिए वो ले लिए थे ये फर्जी टीके। और अब उनको अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पते हुए देख रहे हैं हम लोग, और बड़ा जी दुखता है कि इन बच्चों को इतना समझना चाहिए था कि ना लें। कम से कम माँ बाप अड़ जाएं इनके आगे कि छोटे से छोटा जीव अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, और हमारे बुज़दिल लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए। अमेरिका में लोग मतलब भीड़ की भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है, वहाँ मतलब एम्प्लॉयज सारे के सारे इस्तीफे मुंह पे मार रहे हैं कि भागो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये। और हम लोग यहाँ सिर्फ एक लीव लगने से डर के मतलब डरे हुए हैं और सरकारों के सामने घुटने टेक रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं हम। तो वी डिनाई टू कंप्लाई। हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे मानवता को बचाने के लिए। जितनी लड़ाई हमसे लड़ी जाएगी, जितने भी तुच्छ से प्राणी हैं हम, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतना तो हमारी अगली पीढ़ियां डिजर्व करती हैं कि हम फाइट करें। बाकी जिसको नहीं समझ में आया उसको हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो यही है कि परमात्मा उनको भी बताए कि हमें लड़ना होता ही है, कंफर्ट जोन से निकलना ही होता है। हमें अपने बच्चों को भी कंफर्ट जोन से निकाल के सर्वाइवल की लड़ाइयाँ कैसे लड़नी है ये सिखाना है, और उनको मजबूत बनाना है ताकि किसी भी हाल में वो सर्वाइव कर सकें। ना कि उनको नौकरी के लिए तैयार करना है, ना कि उनको बिजनेस के लिए तैयार करना है। शब्बा खैर, नमस्कार।